गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं और इस विषय की खासियत ये है कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना, संविधान की आत्मा। और इस विषय का नाम है प्रस्तावना या उद्देशिका। जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके प्रारंभ में एक प्राकथन होता है जिसमें उस पुस्तक की विषय वस्तु, उसका उद्देश्य, उसका क्षेत्र और उपागम आदि का संक्षिप्त रूप में उल्लेख किया जाता है। कहने का मतलब ये प्राकथन होता है ना, जो पूरी पुस्तक का सार होता है, जिसे पढ़कर आप पुस्तक के विषय में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सभी संविधानों के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है, एक उद्देशिका होती है, और इसको पढ़कर आप उस देश की शासन प्रणाली का स्वरूप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है और उस देश में व्यक्ति और राज्य के संबंध कैसे होंगे, उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो उस संविधान का राजनीतिक परिचय बोल दें या सामान्य परिचय होती है, उसका संविधान का। इसे हम संविधान की राजनीतिक कुंडली भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें उस पूरे संविधान की मूल विशेषताएं और दर्शन आपको दिख जाएंगे। तो इस प्रकार संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की व्याख्या का आधार प्रस्तुत करती है, या कहें कि एक तरीके से दर्पण है जिसमें आप पूरे संविधान की तस्वीर देख सकते हैं। ये संविधान का एक चेहरा है जिससे संविधान की पहचान होती है। तो इसीलिए किसी भी संविधान को पढ़ने से पहले उसकी प्रस्तावना को जानना ज़रूरी है, ताकि आप उस संविधान के सिद्धांतों, आदर्शों, उद्देश्यों के बारे में जानकारी की जा सके। अब हम बात करते हैं कि संविधान प्रस्तावना क्या है। ठीक है, इसकी कोई ऐसे नहीं कि आप रटी रटाई परिभाषा लेते हैं। आप सिंपल सा, जितना आपको प्रस्तावना आपने पढ़ा है उसमें क्या क्या चीज़ों की डिमांड हो रही है, क्या क्या चीज़ें बताई गई है, उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसकी परिभाषा भी लिखी है और साथ में उसका अलग अलग कैटेगराइज करके तो प्रस्तावना में कौन से शब्द किस में समाहित होंगे उनके बारे में बताया। प्रस्तावना को हम जनरली क्या कहते हैं कि ये एक संविधान के लिए एक भूमिका की भांति है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका की भांति है जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, शासन से संबंधित प्रावधान, सत्ता का स्रोत, संविधान के लागू होने की तिथि का संक्षेप में उल्लेख होता है। ठीक है, ये इसकी हो गई परिभाषा। अब इसके नीचे जो मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, सत्ता का स्रोत, ये इस पे आने से पहले मैं आपको इसके सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक बताया था कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, उसका आधार जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में है। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इस प्रस्ताव में क्या था, इसमें स्वतंत्र भारत के लिए बनाए जाने वाले संविधान के मूल सिद्धांतों और शासन व्यवस्था की एक रूपरेखा थी। ठीक है, ये घोषणा पत्र था जिसमें बताया गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम किस प्रकार के शासन तंत्र को स्थापित करेंगे, हमारे लक्ष्य क्या रहेंगे, हमें किस दिशा में जाना है, वो सब इसमें निर्धारित था। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया तो उस समय मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को ज्वाइन नहीं किया था। तो वेट किया गया कि मुस्लिम लीग भी आ जाए। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, पहला भी प्रस्ताव था और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, क्योंकि पूरे संविधान की रूपरेखा इसके आधार पर बनने वाली थी। तो वेट किया गया, फिर अंत में लगा कि नहीं, मुस्लिम लीग नहीं आएगी, तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया और यह उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना का मूल स्रोत भी बना। अब इसमें क्या है कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये पहले प्रस्ताव के रूप में था। ठीक है, इसको संविधान की उद्देशिका के रूप में तैयार किया गया, जिसे प्रारूप समिति कौन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में और संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1948 को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखावट के रूप में नहीं लिखा है, इसलिए आप दोबारा सुन ले कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको जब संविधान की उद्देशिका के रूप में तैयार किया गया
और उसे जब प्रारूप समिति के पास भेजा गया तो प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में इसको स्वीकार कर लिया और पूरी संविधान सभा ने इसको 17 अक्टूबर 1948 को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब कहाँ से निकला? उद्देश्य प्रस्ताव से। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है, मेरे से भी पूछा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू दिया था मैंने, उसमें मेरे से पूछा गया था कि हमारे संविधान में संविधान की प्रस्तावना है या उद्देशिका है। तो उनका क्वेश्चन घुमाया था, परंतु उसका मतलब, कहने का मतलब ये था, वो ये पूछना चाह रहे थे कि हमारे संविधान में शब्द प्रस्तावना है या उद्देशिका है या दोनों हैं। ठीक है, तो हकीकत यह है कि भारत के संविधान में या तो प्रियम्बल वर्ड है इंग्लिश में, और हिंदी में उसका उद्देशिका का वर्णन है। प्रस्तावना शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है। दोनों का मतलब एक ही होता है, परंतु प्रस्तावना वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, उद्देशिका का यूज़ किया गया। और उद्देशिका का यूज़ करने का कारण ये था क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से निकला था, इसलिए इसका नाम उद्देशिका रखा गया, ना कि प्रस्तावना। बस इतना सा अंतर था। ठीक है, अब हुआ क्या, हमारा संविधान, हमारा जो मूल संविधान था उसके प्रस्तावना में टोटल 85 वर्ड थे, 85। ठीक है, 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन, जिसके बारे में चर्चा हमने पिछले वीडियोस में भी की थी और आगामी वीडियो में हम इसके बहुत विस्तृत चर्चा भी करेंगे, है ना। उसके द्वारा इसमें 3 शब्द और जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता भारत की एकता शब्द वर्ड था, उसकी जगह भारत की एकता एवं अखंडता कर दिया गया और समाजवाद धर्मनिरपेक्ष वर्ड को जोड़ दिया गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारी प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है और वो 42वां संविधान संशोधन ही हुआ है और उसी के माध्यम से 3 शब्दों को जोड़ दिया गया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मूल स्ट्रक्चर, उस जो समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, उससे पहले हम एक बार इसको बोल देते हैं टुकड़ों में, प्रस्तावना को या उद्देशिका को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना का आपको एक एक वर्ड क्लियर याद होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, याद के साथ उसकी समझ भी विकसित होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप मेन शब्दावली जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनको तो समझने की आप कोशिश करते हैं, परंतु जैसे जिन शब्दों को आप बहुत ही मतलब इजी वे में निकाल देते हैं, जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता, दिखने में दोनों एक जैसे वर्ड लग रहे हैं पर इनका अंतर आप नहीं समझने की कोशिश करते हैं, नहीं समझते। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर, इसमें भी अंतर आप करने की कोशिश नहीं करेंगे। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना, इन शब्दावलियों के बीच में भी अंतर करने की आप कोशिश नहीं करेंगे। किसी भी, मैंने कहा ना आपको, संविधान में हर एक शब्द नाप तोल के लिखा गया है, उनकी समझ के साथ ही आगे बढ़ें। मेरा इन वीडियोस को सबसे सरल भाषा में बनाने का कारण मात्र एक ही है कि आपकी जो बेसिक है वो बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि क्वेश्चन कितना ही घुमा ले, अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो आप घुमे हुए क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे, और नहीं तो अगर आपने इसकी बेसिक नहीं समझा या आपने हर शब्दावली का मतलब नहीं समझा तो क्वेश्चन घूमते ही आप भी घूमना स्टार्ट कर देंगे और बोल देंगे ये तो कोर्स से बाहर है या ये तो उसमें था ही नहीं। जबकि हकीकत ये है, अगर आपको उसका मूल अर्थ पता है तो क्वेश्चन कितने भी घुमाएं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम पहली वाली स्लाइड में दोबारा आते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा, सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्रोत। जब हमने अभी प्रस्तावना पढ़ी तो हमारा पहला शब्द क्या था, पहला शब्द था हम भारत के लोग, ठीक है।
और लास्ट में वर्ड क्या था, आप देखिए इसमें लास्ट में वर्ड क्या था। स्टार्टिंग का है हम भारत के लोग, और अंत में क्या है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक चीज़ बताई थी कि हमारे यहाँ पे जो है संप्रभुता किस प्रकार की है, जन संप्रभुता या लोक संप्रभुता। इसका मतलब ये क्या है कि हमारे यहाँ पे जनता ही सर्वे सर्वा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली था कि हमारे जो संविधान बनने वाला है उसका स्रोत भी जनता ही रहने वाली है। ठीक है, अब इसको मेंशन कहाँ किया जाए, तो प्रस्तावना में इसको मेंशन किया गया कि हम भारत के लोग, और लास्ट में क्या, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब स्वीकार करते हैं। ठीक है, अधिनियमित मतलब हमने इसे बनाया है, हम इसे लागू करते हैं। आत्मार्पित मतलब हम इसे स्वयं को देते हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम मतलब जनता ने स्वयं इसे बनाया है, इसे स्वीकार किया है और स्वयं अपने को इसको दे दिया है, या स्वयं अपने ऊपर लागू करने के लिए इसको मंजूरी दे दी है। इसका मतलब क्या है, जनता शासक भी है यहाँ पे और जनता शासित भी है। ठीक है, तो हमारे संविधान का स्रोत क्या है, जनता। राजनीतिक संस्था का अंतिम स्रोत कौन है, जनता, जिसका प्रयोग करते हुए जनता ने स्वेच्छा से संविधान का निर्माण, अपनी पसंद की शासन व्यवस्था को स्थापित किया है। और उन शब्दावलियों को शामिल कर लिया गया प्रस्तावना में, ये हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है, ये सारी चीज़ें मैंने टुकड़ों में इसलिए बताई है कि प्रस्तावना में जो शब्दावलियां हैं वो उनका आधार क्या क्या है। ये हम भारत के लोग क्यों शामिल किया गया, क्योंकि सत्ता का स्रोत बताना था, सत्ता का स्वरूप कैसे रहने वाला है, हमारा जो राज्य और सरकार का स्वरूप रहने वाला है हमारे देश में, वो किस प्रकार का रहने वाला है, इसको शब्दावलियों के रूप में शामिल कर लिया गया प्रस्तावना में। अब ये जो सत्ता के स्वरूप की जितनी शब्दावलियां हैं, 5 शब्दावलियां, इनके सबके अर्थ मैंने आपको पिछले 2 वीडियोज़ में अच्छे से बताए हैं, इसलिए मैं डिटेल में दोबारा नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि इनका पर्टिकुलर, जैसे समाजवाद पे ही पूरे विषय पे अगर अपन कोई वीडियो बनाएंगे तो उस समय इनका अलग से वर्णन कर लेंगे, पंथ निरपेक्षता पे अलग से बनाएंगे तब इनका वर्णन कर लेंगे, पर यहाँ पे केवल परिभाषा के साथ। हमारा सत्ता का स्वरूप कैसे रहने वाला है, राज्य सरकार का स्वरूप कैसे रहने वाला है, वो रहने वाला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि हम आंतरिक रूप से सर्वोच्च रहने वाले हैं और बाह्य रूप से स्वतंत्र रहने वाले हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आंतरिक या बाह्य रूप में सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति हमारे देश के पास है। हम किसी का ऑर्डर मानने के लिए ऑर्डर नहीं मानेंगे। ठीक है, समाजवादी का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था कि समाजवाद किसकी बात करता है, समानता की बात करता है। मुख्यतः किसकी बात करता है, आर्थिक समानता की ओर ले जाने की बात करता है। तो इसके लिए वो क्या करता है कि जो उत्पादन के साधन हैं उनका प्रयोग सामाजिक हित में किया जाए, या आर्थिक विषमता के जितने भी कारण हैं उनको दूर किया जाए और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, आर्थिक शोषण का अंत किया जाए, हर व्यक्ति को जीविकोपार्जन की जितनी सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जाए, है ना। तो और उनके मध्य किसी भी अन्य आधारों पर विभेद नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये होता है समाजवाद। तो कहने मतलब ये कि हमने सरकार और राज्य के स्वरूप कैसे अपनाया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य कैसा होगा, राज्य और धर्म का अलगाव होगा, राज्य और धर्म, है ना, एक दूसरे से पृथक रूप में रहेंगे। परंतु हमने इसका सकारात्मक अर्थ भी स्वीकार करते हुए क्या बोला है, ये राज्य के द्वारा सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा और आवश्यकता होने पर उन धर्मों को सहयोग भी किया जाएगा। ठीक है, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। ठीक है, अपन जब ये शब्दावली बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब बताया था कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं, उसी से मेरे से मिला रहा है। जनता का मतलब क्या होता है, जो अंतिम सत्ता है उस देश की वो जनता के पास है, लोक संप्रभुता है वहाँ। जनता के लिए मतलब क्या है कि आप जो व्यवस्था स्थापित कर रहे हो किसके लिए, वो है जनता के लिए, मतलब ये आपका उद्देश्य है, जनहित आपका उद्देश्य है। और जनता के द्वारा का कहने मतलब यह है कि जनता ही
जनता के द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजे जाएंगे जिसके माध्यम से शासन होगा। तो शासन करने वाला और जिन पे शासन होने वाला, सब में जनता ही सर्वोपरि है और लोकतंत्र की भावना भी यही है। और गणराज्य का मतलब क्या बताया था कि उस देश का जो सर्वोच्च पद है वो निर्वाचित होगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो वो गणराज्य होगा। तो दो चीज़ की बात की लिए हमने कि हमारे देश में, हमारे संविधान में सत्ता का स्रोत किसे बताया गया? जनता को। और सत्ता कैसी रहने वाली है, ये सत्ता या राज्य सरकार का स्वरूप कैसे रहने वाला है? वो रहने वाला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। अब इनका उद्देश्य क्या रहने वाला है? सत्ता का उद्देश्य क्या रहने वाला है? देखो, मैं आपको दोबारा वहीं पे लेके जाता हूँ। हमने यहाँ पे एक डार्क भी कर दिया है, यहाँ पे देखो आप सेकंड पैराग्राफ से, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। मतलब यहाँ पे न्याय की बात कर रही है, और न्याय कौन कौन से न्याय? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात चल रही है। स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। समानता की बात कर रहे हैं, तो समानता किस किस की बात की है प्रस्तावना में? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो अब याद रखिए, मेन चीज़ किसकी बात कर रहा है? न्याय, स्वतंत्रता और समानता की, है ना। न्याय में 3 तरीके की, ऐसे करके ये अलग अलग विभाजन किए गए। हम इनका एक एक का शॉर्ट में मतलब समझ लेते हैं, डिटेल में बाद में देखेंगे इनको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा। न्याय का मतलब क्या है? न्याय 3 लिए गए हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति, वर्ग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना अपने विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे और समाज के दुर्बल वर्गों का शोषण ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। आर्थिक न्याय की जो संकल्पना है वो समाजवाद से मिल जाती है कि जो उत्पादन के साधन हैं उसका इस प्रकार वितरण किया जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके, और उत्पादन के जो भी साधन हैं उनका सार्वजनिक हित में प्रयोग किया जाएगा। और आर्थिक न्याय के अधिकतर प्रावधान कहाँ शामिल किए गए हैं? वो हमारे भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में किए गए हैं, और उसमें भी विशेषकर अनुच्छेद 38 और 39 में इनको शामिल किया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में न्याय की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक रूप से समान भागीदारी की अवसर दिया जाएगा। और वो कैसे दिया जाता है? चुनाव के माध्यम से। हमारे देश में 18 से उम्र से अधिक व्यक्तियों को, सभी को वोट देने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के। किसी को ज़्यादा वोट देने का अधिकार नहीं, किसी को कम देने का अधिकार नहीं, सबको समान रूप से देने का अधिकार है। सभी समान भागीदारी के लिए वयस्क मताधिकार दिया गया है। ठीक है। इसके साथ ही सभी नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है वो किसी भी राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। उसके लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, वो अगर उसको पूर्ण करते हैं तो वो किसी भी राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। इस प्रकार से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात हमारे प्रस्तावना में की गई है। अब बात करते हैं हमारे स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता की बात की गई है विचार, देखिए दोबारा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ठीक है। अब इनका जो अधिकतर प्रावधान है वो हमारे मूल अधिकार में शामिल किया गया है। विचार अभिव्यक्ति का प्रावधान हमारे अनुच्छेद 19 में मिल जाएगा, 19(1)(a) में मिल जाएगा आपको। विश्वास, धर्म और उपासना का आपको अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच में मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि डिटेल में तो अपन को मूल अधिकार में देखना ही है। विचार मतलब होता है आंतरिक, मानसिक। हम किसी चीज़ को चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारा विचार होता है वो आंतरिक होता है। ठीक है। तो विचार की भावना जो हो गई वो आंतरिक, और उसी विचार को जब आप बाह्य अभिव्यक्ति देते हैं या बाह्य रूप से प्रदर्शित करते हैं तो वो हो जाता है अभिव्यक्ति। मतलब आप उस चिंतन का, जो आपने सोचा है, चिंतन मनन किया है, उसको मौखिक या लिखित रूप में आप प्रकट कर रहे हैं, तो वो हो गया अभिव्यक्ति। तो विचार हो गया इंटरनल और अभिव्यक्ति हो गया बाह्य, एक्सटर्नल। ठीक है ना। विश्वास क्या होता है? विश्वास होता है कि आप जब किसी विचारधारा को स्वीकार करते हो तो वो विश्वास होता है। आप पर्टिकुलर किसी विचारधारा को स्वीकार करने की आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है ना। कुछ प्रतिबंध होते हैं परंतु फिर भी आपको स्वतंत्रता है। मतलब आप मान लो कि आप गांधीवाद को अपनाते हैं तो वो आपका विश्वास है, आपके विचार, उस विचारधारा को आप स्वीकार करते हैं। धर्म क्या होता है?
यहाँ पे जो धर्म और उपासना है, इन दोनों में अंतर इसलिए किया गया है कि धर्म बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से आप किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म को स्वीकार करते हैं, उस रूप में लिया गया है, सैद्धांतिक रूप में। और उपासना का मतलब ये होता है कि आप जिस धर्म को मान चुके हैं, व्यवहार में उस धर्म के आचरण में क्या क्या चीज़ें अपनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई धर्म बोलता है रोजा करने के लिए, तो वो उपासना का पार्ट हो गया। कोई धर्म बोलता है व्रत करने के लिए, तो वो उपासना का पार्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये सैद्धांतिक अध्ययन है तो धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, और उसी चीज़ का जब आप व्यवहारिक अध्ययन जो दिखता है ना, जैसे रोजा व्रत हुआ, पूजा पाठ हुई, वो होता है, तो वो उपासना का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अंतर है शॉर्ट में। अब अगला क्या है हमारा सत्ता का उद्देश्य। सत्ता के उद्देश्य में हमने न्याय, समानता, स्वतंत्रता की बात के लिए। अब समानता, हमारे समानता का कौन कौन सा पार्ट दिया गया? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता का मतलब ये होता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की हैसियत का आधार उसकी योग्यता, उसके गुण और समाज में उसके द्वारा किया गया योगदान होगा, न कि जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो प्रतिष्ठा की समानता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी प्राप्त करता है, और उस हैसियत का आधार केवल योग्यता, गुण और उसके समाज में किए गए योगदान होगा, ना कि कोई विशेष जाति, धर्म वगैरह। फिर अवसर की समानता का अर्थ क्या होता है? अवसर की समानता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के विकसित होने के समान अवसर प्राप्त होंगे इस देश में। मतलब आपको कोई जाति, धर्म, विशेष उसके आधार पर रोक नहीं सकता कि फला जाति के लोग को अवसर नहीं दिया जाए, फला धर्म के लोगों को अवसर नहीं दिया जाए। सबको हमने विकसित होने के समान अवसर दिए हैं हमारे संविधान ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यक्ति की समता हो गया यहाँ पे, फिर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी हमारे सत्ता के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा का क्या विचार है? व्यक्ति की गरिमा ये क्या है? एक व्यक्तिवादी विचार है एक तरीके से। इसमें सर्वाधिकार वाली राज्य का निषेध होता है और व्यक्ति की प्रधानता स्थापित होती है। इसकी जो भावना है वो ये कहती है कि जो राज्य है ना, वो व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। यानी मतलब ये व्यक्ति सर्वोपरि है, राज्य उसके बाद में है। राज्य को हमने इसलिए अपनाया क्योंकि वो व्यक्तियों के हित के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। तो ये व्यक्ति की गरिमा ये है कि व्यक्ति के इंडिविजुअलिज्म जो है उसको अपनाया गया है। ये व्यक्ति की जो मानवीय स्वरूप है उसको उसके जो पूर्ण जीवन है उसको सुनिश्चित किया गया है, उसको स्वीकार किया गया है, ना कि उसको राज्य के अधीन किया गया है। ठीक है, अब आता है राज्य की एकता और अखंडता। अखंडता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। इसमें अंतर क्या है? सिंपल सा अंतर क्या है? जब आप एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विभिन्न अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों, अलग अलग जातियों मानने वाले लोगों, ये किसी प्रकार विभाजन है, उन सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने की बात करते हैं तो एकता की बात होती है। कहने मतलब ये है, जब आप नागरिकों के बीच एक होने की भावना विकसित करने की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एकता। और जब आप किसी देश की भौगोलिक सीमा या कहते हैं भूभागीय एकता की बात करते हैं, या देश के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े रहें, वे देश से अलग न हो जाएं, तब बात करते हैं तो वो बात करते हैं अखंडता की। ठीक है, तो कहने मतलब ये अखंडता की जो संकल्पना है उसमें भूभाग या क्षेत्र पर बल दिया जाता है या भौगोलिक एकता की बात की जाती है। और जो एकता वर्ड होता है उसमें नागरिकों के बीच में एकता की बात की जाती है। तो ये एक थोड़ी मनोवैज्ञानिक संकल्पना हो जाती है, जबकि अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना हो जाती है, ये अवधारणा हो जाती है। दोबारा इसको संक्षेप में देख लीजिए आप। अखंडता का मतलब भूभागीय एकता, और सिर्फ एकता का मतलब होता है देश के नागरिकों के बीच में एकता। हमारे देश में एकता को अनेकता में एकता के रूप में स्वीकार किया है। अनेकता में एकता, विविधता में एकता। ये क्यों शब्दावली किया गया है? कि हमारे देश में जाति, धर्म के आधार पर बहुत बड़ा विभाजन है। विभाजन इस सेंस में है कि इतने धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, इतने धर्मों का जो जन्म हुआ है, उसका प्रादुर्भाव हुआ है, वो हमारे देश से हुआ है। तो विभिन्न धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं, किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले भी अनुयायी हैं, है ना। इसी प्रकार विभिन्न जातियों को मानने वाले अनुयायी हैं। इसी प्रकार
बहुत तरीके से अलग अलग कैटेगराइज है हमारे देश में। तो इतनी विविधता को ख़त्म तो कर नहीं सकते, तो उन विविधताओं को साथ में लेते हुए एकता स्थापित करने की बात हमारे यहाँ पे की गई, इसलिए विविधता में एकता की बात कही है। अगर कोई देश विविधता को ख़त्म करके एकता स्थापित करना की बात करता है, वो ये कहना चाहे कि सारे धर्म खत्म कर दो, केवल उस देश का एक ही धर्म होगा, सारे जो जातियों को ख़त्म कर दो, केवल एक ही जाति होगा, अगर इस तरह की बात करता है तो वो हमारे संविधान के विरुद्ध भावना है, या कहें कि हमारे देश का जो मौलिक ढांचा है उसके विरुद्ध की भावना है। हमारा देश विविधताओं को एक साथ लेकर एकता की बात करता है, न कि विविधताओं को ख़त्म करके एकता लेने की बात करता है। ठीक है, ये हो गया आपका व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। इसमें आप ये देखिए नीचे एक वर्ड आता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। क्योंकि जब आप एकता और अखंडता का पहलू शामिल कर लेते हैं और व्यक्ति की गरिमा भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा में तो आपने उस पर्टिकुलर व्यक्ति को महत्व दे दिया, और एकता में आपने उस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बीच में एकता का स्थापना करने की आपने बात कर दी। तो जब सभी व्यक्ति इस प्रकार की भावना को अपना लेंगे तो उनमें एक दूसरे के प्रति आदर बढ़ेगा और स्वाभाविक रूप से उनमें बंधुत्व की भावना भी बढ़ेगी। ठीक है, और ये भावना बढ़ेगी कि हम सब एक राष्ट्र के अंग हैं और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना है। इसी बंधुता को बढ़ाने के लिए हमारे देश में एक ही नागरिकता को शामिल किया गया था। ठीक है ना, राज्यों की कोई अलग अलग नागरिकता नहीं है, और इसी के लिए हमारे मूल कर्तव्य में भी इस चीज़ को शामिल कर लिया गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ठीक है, हमने ऊपर हम भारत के लोग की बात कर ली, ये सत्ता के जो स्वरूप थे उसकी बात कर ली, सत्ता के उद्देश्य जो थे उनकी बात कर ली। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि किस तिथि को इसको अपनाया गया। देखो क्वेश्चन ऐसा आया कि सत्ता के स्रोत की बात करनी है तो केवल पहले पॉइंट के बारे में लिखना, सत्ता के स्वरूप के बारे में बात आए तो ये इन 5 पॉइंटों के बारे में लिखना, उद्देश्य के बारे में आए तो इन पॉइंटों के बारे में बात करना, अब तिथि की बात आए तो ये लास्ट वाले के बारे में बात करना। हुआ क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, परंतु हमें एक ऐतिहासिक तिथि चाहिए थी जिसको उसको लागू किया जा सके, तो इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। परंतु 26 जनवरी 1949 को जब ये बन के तैयार हो गया था तो उसी समय कुछ अनुच्छेदों को उसी समय लागू कर दिया गया था, परंतु पूरा संविधान संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से ही लागू हुआ था। एक चीज़ और पॉइंट कि हमारे संविधान की जो संकल्पना है ना, वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका के घोषणा पत्र के ज़्यादा समरूप दिखाई देता है, परंतु उसकी संकल्पना जो है वो अमेरिका के संविधान से, परंतु उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ज़्यादा मिली जुली है। जब हमने संविधान के स्रोतों की बात की थी तो उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया था, तो वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। अब बात होती है हमारे, ये इसकी बात कर ही ली थी हमने, अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, विवाद क्या रहा है। विवाद हुआ क्या था, हमारे संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था तो उस समय भी ये चीज़ हुई थी कि जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है ये संविधान का अंग है या संविधान से अलग है, क्योंकि संविधान का अंग होने के बाद कई बाध्यताएं जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस पे विवाद हुआ था, विवाद मतलब डिस्कशन हुआ था। तो उस समय तो जो संविधान सभा के सभापति थे उन्होंने कह दिया था कि प्रश्न यह है कि उद्देशिका संविधान का अंग है ना, ये एक प्रस्ताव आया था, तो उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा ने तो ये स्वीकार कर लिया था कि जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो संविधान का अंग है, अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। परंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन के आधार पर इसमें थोड़ा चेंज भी हुआ और थोड़ा क्वेश्चन मार्क भी किया गया। 1960 में आता है बैरूबारी मामला। बैरूबारी मामला हकीकत में बैरूबारी एक थाने का नाम था जो कि विभाजन के कारण इधर उधर हो गया था, परंतु उसमें प्रस्तावना पे सवाल उठाया गया था, तो प्रस्तावना वाले मैटर पे भी उद्देशिका वाले मैटर को भी शामिल किया गया। तो उसमें डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उद्देशिका जो है वो संविधान के प्रावधानों द्वारा सरकार को दी गई सामान्य शक्ति का स्रोत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, ये भाषा ऐसे कहती है कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है।
आप इसको टिपिकल भाषा की बजाय आप सिंपल सा वर्ड याद कर लीजिए कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान सभा का इसको अंग, वो संविधान का इसको अंग नहीं माना। ठीक है, इसी चीज़ को नहीं मानने वाली बात को कि संविधान का अंग नहीं है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का मुकदमा होता है, उसमें भी यही कहा गया कि कुछ अर्थों में ये संविधान का अंग है और कुछ अर्थों में नहीं है। इसी प्रकार गोलकनाथ विवाद होता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद होता है, उसमें भी यही चीज़ बात रिपीट की जाती है। न्यायमूर्ति जो वांचू थे उन्होंने इसी चीज़ को बोला कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है। फिर आता है ऐतिहासिक फैसला 1976 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगर आप न्यूज़पेपर को सही से पढ़ते हैं तो अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि केशवानंद भारती जिनके नाम पे ये केस बना था उस व्यक्ति की अभी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, स्वाभाविक मृत्यु थी, उम्र के साथ हो गई थी। तो वो एक्चुअली क्या है, उनका केस इतना बड़ा था नहीं, वो खुद सरप्राइज थे कि मेरा केस इतना बड़ा क्यों बन गया, क्योंकि उस समय सरकार और न्यायपालिका के बीच में बहुत टकराव चल रहा था। ठीक है ना, आपातकाल वाली सिचुएशन बनी हुई थी। तो इस दौरान ये केस आया था, तो इस जजमेंट में बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, बहुत सारे संविधान संशोधनों को नकार दिया गया। मतलब कहने मतलब है विधायिका की शक्तियों को रोका गया, ऐसे में जो शक्तियां हैं, बहुत चीज़ें हुई थी। इस पे पूरा एक चैप्टर बनेगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन की जो भूमिका है ना, उस पर पूरा एक चैप्टर बनेगा जिसमें केशवानंद भारती का बहुत जिक्र आएगा। क्यों? क्योंकि इसी केस के बाद आधारभूत ढांचे की संकल्पना आई थी। वो क्या है वो अभी हम बात करते हैं। 1976 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया। अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी हुई है, इसमें सबसे बड़ी बेंच इसी डिसीजन में बैठी थी जिसमें निर्णय लिया गया था। इसमें 13 सदस्यों की बेंच थी। ठीक है ना, और उसमें भी ये नहीं था कि एक तरफा डिसीजन ले लिया गया, उसमें भी लास्ट में मतलब बराबर होने के बाद अंतिम डिसीजन लिया गया। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें फिर स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संविधान की मूल विशेषताएं उल्लेखित हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, जिसे हम आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी कहते हैं, का प्रतिपादन किया कि संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, किंतु वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अब मूल ढांचे में कौन कौन सी बातें आएंगी, ये डिसीजन कौन करता है? न्यायपालिका ही करती है अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से। ठीक है, तो न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से प्रस्तावना की जितनी भी शब्दावलियां हैं ना, प्रस्तावना में जितने भी प्रमुख वर्ड हैं, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, लोकतंत्र, गणराज्य, ऐसे करके जितने भी प्रमुख वर्ड हैं, उन सभी को मूल ढांचे में शामिल कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है, इस चीज़ को, इन शब्दावलियों को या इस भावना को या इन लक्ष्यों को संसद के द्वारा अब बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे मूल ढांचा है। अगर इसको चेंज किया जाता है तो ये माना जाता है कि आपने पूरा संविधान ही बदल दिया है। ये इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं। ठीक है, तो जो केशवानंद भारती बात था उसमें सिंपल सी बात क्या है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया और कह दिया गया कि प्रस्तावना में जो लक्ष्य दिए गए हैं उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये, प्रस्तावना या उद्देश्य का कोई एक बहुत बड़ी शक्ति दे दी गई इस केस के माध्यम से, और इसी भावना को, ये इसी शब्दावली को रिपीट किया गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में। ये भी बहुत बड़ा केस था, इसकी भी चर्चा आगे होगी अपने, तो उसमें इसको शामिल किया गया। तो हमें याद रखने वाली क्या बात है कि संविधान सभा में तो इसको अंग माना गया, परंतु बेरुबारी मामला, गोलकनाथ मामला और सज्जन सिंह मामले में इसको नहीं माना गया, और केशवानंद भारती मामला और मिनर्वा मिल्स जो मामला है उसमें इसको संविधान का अंग माना गया। ठीक है, केशवानंद भारती वाद जो है, ये 42वें संविधान संशोधन जो है, इनके बारे में चर्चा विस्तृत में करेंगे अपन कि कौन सा संविधान संशोधन किया, किसको इसके द्वारा हटाया गया, कैसे हटाया गया, और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत ये अपने आप में बहुत हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको संविधान का अभिन्न और अपृथक भाग माना जाता है। आधारभूत ढांचे को कहा जाता है कि अगर इसमें परिवर्तन कर दिया तो मतलब आपने एक पूरा नया संविधान बना दिया, इसलिए संसद इसमें परिवर्तन नहीं करती। बाकी संविधान में संसद जो है संशोधन करके परिवर्तित कर सकती है, परंतु आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। और प्रस्तावना में जितनी शब्दावलियाँ हैं ना, उन सबको आधारभूत ढांचे में शामिल कर लिया गया है, इसलिए संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती। ये हो गई हमारी सारी बातें।
देखो, एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि जब हमारी उद्देश्य का प्रस्तावना बन के तैयार हुई और उस समय हमने और देशों की भी उद्देश्य का प्रस्तावना देखी थी, तो उसमें अंतर क्या है कि और देशों की उद्देश्य का या प्रस्तावना में कहीं पे ईश्वर या पारलौकिक शक्ति का बात की जाती है, उनको संदर्भ में लिया जाता है, किसी प्रार्थना रूपी वाक्य का प्रयोग किया जाता है, या प्रेरणा के स्रोत के रूप में किसी बलिदानी पुरुष या दार्शनिक का नाम लिया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान बना था उसमें ईश्वर के आशीर्वाद शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्राज़ील का बना था उसमें ईश्वर के संरक्षण का प्रयोग किया गया है, क्यूबा का 1940 का संविधान बना था उसमें ईश्वर की कृपा का प्रयोग है, चाइना ने 1947 में जो चीन गणराज्य का संविधान बना था उसमें डॉक्टर सन यात सेन के उपदेशों के अनुसार शब्दों का प्रयोग है। परंतु हमारे संविधान में इस प्रकार की किसी भी ईश्वरीय या पारलौकिक शक्ति या किसी भी प्रेरणा स्रोत के रूप में किसी भी बलिदानी पुरुष या दार्शनिक का नाम हमारे प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है उसमें बहुत धार्मिक है, हमारी जो अधिकतर जनसंख्या है वो बहुत धार्मिक है। तो उस ऐसी परिस्थिति में भी ऐसी शब्दावली में प्रयोग नहीं करना। और हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकर्ता इतने महान व्यक्तित्व रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाम रहे हैं, विदेशों में पूरी दुनिया में उनका इतना बड़ा नाम रहा है, उन तक का नाम प्रस्तावना में शामिल नहीं करना। मतलब हमारा संविधान को हमने इतना विकसित रूप में स्वीकार किया था या इतना आगामी रूप से स्वीकार किया था कि हमें इसको आज जाके एहसास होता है कि किन भावना को हमने पहले ही पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, तो हमें संविधान के मूल सिद्धांतों, संविधान की आत्मा में लिखे हुए उसके सारे आदर्शों, उद्देश्यों, लक्ष्यों को समझना है, स्वीकार करना है और जीवन में उसको एक तरह से अपनाना है। ये बहुत ज़रूरी है। केवल इन चीज़ों को आप इसलिए मत पढ़ो कि आपको किसी एग्ज़ाम में लिखना है, ये आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि संविधान हम लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसमें जो मूल भावना है उसको आप लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा और मूल भावना पर जो कुठाराघात करता है उसको आपको सैद्धांतिक रूप से विरोध भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं, एक युवा अवस्था में हैं, जिसके सामने एक आदर्श के रूप में एक संविधान सभा दी गई है, संविधान की पुस्तक दी गई है और उसके भावनाओं का संरक्षण करने का आपका नैतिक दायित्व है। हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।